बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो हम टॉक करने जा रहे हैं वो उसमें मैं आपको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एंजियोमायोलाइपोमा के बारे में। ठीक है, इमेजिंग के ऊपर हमें मोस्टली मुझे तो इस चीज़ की हमेशा ही कंफ्यूजन रहती थी, लेकिन जब से मैंने इसको इसका कुछ साइंस की बेस से मैंने इसको देखना शुरू किया, तो मुझे ये आसानी हुई है इसको एंजियोमायोलाइपोमा को पकड़ने के लिए। ठीक है, और मुझे ये कंफ्यूजन होती थी कि ये रीनल सेल कार्सिनोमा तो नहीं है, या फिर मुझे कंफ्यूजन होती थी कि ये लाइपोसार्कोमा तो नहीं, रेट्रोपेरिटोनियल। तो मैं आपको दो तीन इसके साइंस बताना चाह रहा हूँ, जिसकी जो जब हमें वो नजर आ जाए तो उसको तो हम इजिली एंजियोमायोलाइपोमा को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला साइन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, उसको कहते हैं कॉर्टिकल नॉच साइन। कॉर्टिकल नॉच नॉच साइन। तो इस साइन के अंदर एक नॉच बनती है। ठीक है, और वो नाच कार्टेक्स एक्सपेक्ट के ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये एक एंजियोमाइलोपोमा पड़ा हुआ है और ये रीनल किडनी पड़ा है लेफ्ट, तो आपको एक नॉच बनती हुई नजर आ रही है। एंजियोमाइलोपोमा हमेशा रीनल कॉर्टेक्स से एक नॉच की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, इस इमेज पे ये एक और सेकंड केस है। ठीक है, इसमें देखें कि ये वाली आपको एक नॉच बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। जब आपको नॉच साइन मिल जाए तो आप इसको आप एंजियोमाइलाइपोमा की तरफ जाए। और दूसरा जो इसके साइन इंपॉर्टेंट होता है वो है वेस्कुलर साइन। आपको इसके अंदर इनहेंसिंग वेसल भी साथ में, क्योंकि ये एंजियोमाइलाइपोमा होता है तो इसमें वेसल भी होती है, जैसा कि आपको इस इमेज में भी नजर आ रहा है। ये वाला, ये जो साइन मैंने अभी एरो मार्क किया, ये एक वेस्कुलर साइन है। वेसल अगर आपको इनहेंसिंग मिले और अगर आपको साथ में कॉर्टिकल नॉच साइन मिले, और ये मैंने इस जो इसकी जो एक जो डायग्राम इसमें है, ये मैं शो कर रहा हूँ, ये वाली। तो ये आप देखें कि ये जो है ना, इसमें कॉर्टिकल नॉच साइन बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। ये बेसिकली कॉर्टिकल नॉच साइन होते हैं। और एंजियोमाइलोपोमा से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर का एंजियोमाइलोपोमा हो तो हम ईयरली फॉलो अप करते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर। हर हर ईयरली देखते हैं कि उसका साइज ज्यादा तो नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसका साइज 4 सेंटीमीटर तक हो, ठीक है, तो फिर हम 6 मंथली फॉलो अप करते हैं इसका। अगर इसका साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, तो फिर इसकी एम्बोलाइजेशन कर दी जाती है। और अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर के साइज के साथ इसकी रप्चर कर जाइए, ठीक है, ब्लीडिंग हो जाए शुरू, तो उसमें फिर हमने सर्जरी करनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमारे जहन में ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि जब लेस देन 2 सेंटीमीटर का हो तो मैंने क्या करना, 4 सेंटीमीटर पे क्या करना, मोर देन 4 सेंटीमीटर विदाउट रप्चर क्या करना, और विद रप्चर मैंने क्या करना है। ठीक है, और एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एंजियोमाइलोपोमा और लाइपोसार्कोमा, उनको ये एक दूसरे के डिफरेंशियल में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों को डिफरेंशिएट ना कर पाए, आपको पार्टिकल नॉच साइन ना मिले, तो आप हमेशा दोनों को डीडी में दें। ठीक है, और एक बात जो मैं एक और शेयर करना चाह रहा हूँ कि पहले मेरे जहन में यही था। उस दिन डॉक्टर इब्तिसाम ने भी एक पॉइंट शेयर किया था कि लाइपोसार्कोमा जो है ना, वो किडनी को एंटीरियरली डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन एंजियोमाइलोपोमा भी जब ये बड़ा साइज का हो जाता है और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकले, तो ये भी किडनी को एंटीरियरली डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बेस के ऊपर नहीं हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाते। लाइपोसार्कोमा बेसिकली उसका किडनी से कोई कॉर्टिकल नाश्ता ही नहीं होगा और वह बिल्कुल सेपरेट पड़ा होगा। और दूसरी बात, उसका एक फेवरिंग पॉइंट ये हो सकता है लाइपोसार्कोमा में कि जो उसकी इनहेंसिंग टिश्यू होती है ना, सॉफ्ट टिश्यू, वो लाइपोसार्कोमा ये एंजियोमाइलोपोमा के से ज्यादा होती है, ठीक होती है ज्यादा। ठीक है, उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट होता है वो ज्यादा ज्यादा मकदार में उसका सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट आपको इनहेंसिंग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एंजियोमाइलोपोमा में आपको जस्ट वेसल्स मिलती हैं और सॉफ्ट टिश्यू की इतनी ज्यादा थिकनेस नहीं मिलती। ठीक है, मैं ना मैं आपको एक क्लिनिकली सिंड्रोम के बारे में शेयर करना चाहता हूँ, वंडरली सिंड्रोम। ठीक है, ये क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें जो एंजियोमाइलोपोमा है उसकी स्पॉन्टेनियस उसका रप्चर हो जाता है विदाउट एनी ट्रॉमा। ठीक है,
तो फिर क्या होता है कि जो ब्लीड है वो सब कैप्सुलर पेरिरेनल स्पेसिस में एकोमुलेट हो जाता है, और उससे क्या होगा, आपको क्लिनिकली फ्लैंक जो है, आपको वहाँ पे मैस मिलेगा, आपको वहाँ पे फ्लैंक में पेन मिलेगी और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी एंजियोमायोलाइपोमा रप्चर करेगा तो हमने उसकी सर्जरी करनी होती है, आइडियली ट्रीटमेंट उसका यही होता है। और ये वंडरली सिंड्रोम, इसको याद रखना है आपने। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एंजियोमायोलाइपोमा जब भी आपको मिले किडनी में, तो आपने हमेशा इसकी एसोसिएशन ज़रूर देखनी है। ठीक है, इसकी एसोसिएशन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ होती है, और वॉन हिप्पोलिंडो सिंड्रोम के साथ हो सकती है, और NF1 के साथ हो सकती है। तो ये भी, यही बेसिकली होम टेकिंग पॉइंट्स थे इसमें, जो कि सबसे पहले तो ये कि मैंने उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करना है इमेजिंग के ऊपर, कार्टिकल नाच और वेस्कुलर साइन, फिर उसका जो फॉलोअप है उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिहाज से, फिर वंडरली सिंड्रोम क्या होता है, और फिर इसकी एसोसिएशन क्या है। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया हो गया होगा एंजियोमायोलाइपोमा के बारे में। अगर कोई पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लें।